Today I'm going to speak on poor of Pakistan, on the inflation in Pakistan. The poor of Pakistan is dying today, and there is no one to think for them. सर, पिछला जो 4 साल का दौर गुजरा है, एक ख्वाब दिखाया गया गरीब को कि उसके लिए रिफॉर्म्स की जाएंगी, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी में, बट सर नथिंग वाज डन। आज का मेरा टॉपिक वही गरीब है सर, जो हमें असेंबली में भेजता है अपना नुमाइंदा बना के। वी आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पुअर सर। और जब हम यहाँ आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस गरीब के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त भूख से मर रहा है, जो अपनी कब्र के दहाने पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हमारी बहस किस चीज़ की होती है सर? इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अदालती फैसले ठीक हैं, अदालती फैसले गलत हैं। आइन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आइन को मैंने देखा इस असेंबली में कि आइन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अदालती फैसले ठीक हैं या गलत हैं। जो असेंबली जिसको ये हक है कि वो अमेंडमेंट्स करे, आया क्या अदालत उसके फैसलों को तस्लीम करती है या नहीं करती? बट सर, एक अहम चीज़ जो हमेशा हम भूल जाते हैं और जिसका जिक्र शायद हम इसलिए नहीं करते कि शायद हमें सिर्फ वोट देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसकी ज़रूरत समझी नहीं जाती। लेकिन सर, मेरा आज सवाल ये है इस असेंबली से, इस पाकिस्तान से, इस कौम से, इस हुकूमत से और ख़ास तौर पे उस मीडिया से जो हमेशा वो इश्यूज उठाते हैं जिसमें सर टीआरपी बनती है, चाहे उसमें ये नहीं देखा जाता कि उससे इदारों की बदनामी हो रही है, उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो टीआरपी के लिए सब कुछ किया जाता है। मेरा सर सवाल ये है कि क्या आइन में कहीं ये भी लिखा है कि गरीब की गुर्बत का भी हमने ख्याल करना है, गरीब की गुर्बत के लिए भी हमने कोई पॉलिसी बनानी है? मैं पिछले 5 साल से सर हर स्पीच में ये कहता आ रहा हूं कि 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए, 10 साल के लिए अनइंटरप्टेड चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और तमाम जमातें मिलकर बैठकर बनाएं। बट सर, मैं अब जाके इस साल के आखिर में खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को कि अब आके उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि वाकई हमें बैठकर मिसाक मुईशत पर बात करनी चाहिए। देरस दुरुस्तस, आई वेलकम देम सर, कि उन्होंने ये बात तो की है। अगर बात की है तो अल्लाह करेगा उस पर अमल भी होगा। आज सर मैं हवाला देना चाहता हूं उन इंटेलेक्चुअल्स को जिनको हर बात के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का गरीब जो है उसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सर, मैं ये बताना चाहता हूं सर कि यहां पे सेक्शन 30 आर्टिकल 37 में लिखा है, द स्टेट शैल promote the special care, the educational and economic interests, including their due representation in the federal and provincial services. Sir, sorry, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The state shall promote with special care the education and economic interests of backward class or areas. सर, ये आईन पाकिस्तान में है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गरीब की भूख के ऊपर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड एरियाज का ख्याल करे। साथ सर ये भी लिखा गया है, ये 150 आर्टिकल में लिखा गया है सर, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट पाकिस्तान टू पब्लिक एक्ट्स and records and judicial proceedings of every province. सर, ये जो हमारे आइन में लिखा गया है कि गरीब की गुर्बत और महंगाई
जो है उसका ख्याल किया जाए, तो यहाँ हमारा आइन क्यों काम नहीं करता सर? यहाँ पे बहसें क्यों नहीं होती कि सबसे पहले हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी के और मिसाक के मुईशत पे काम करना चाहिए? मैं कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को इस बजट के हवाले से सर। मैं कभी कभी बात करता हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मांगूंगा सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, मैं मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत को कि उन्होंने 35% जो तनख्वाह है वो मुलाजमीन की बढ़ाई है। और आमतौर पे मीडिया की बात होती है जी ये तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि 1 से 10 स्केल तक तो बहुत गरीब होते हैं, उनके घर खाने को रोटी नहीं होती, उनकी भी तो 35% बढ़ाई गई है। और ये पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम हैं, कोई इंडिया के नहीं है। इसलिए मेरी मीडिया से गुजारिश है कि 2 लफ्ज़ हुकूमत, मैं खुद अपोजिशन में हूँ, मैं हुकूमत की तारीफ कर रहा हूँ, 2 लफ्ज़ वो भी हुकूमत की तारीफ में बोल दें कि 35% पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। और मेरी तजवीज़ ये है सर कि 1 स्केल से लेके 10 स्केल के मुलाजमीन वो हैं जो इस वक्त कब्र के दहाने पे हैं, जिनके पास अगर बच्चों के इलाज के पैसे हैं तो खाने के नहीं हैं, खाने के हैं तो स्कूलों में भेजने के नहीं हैं, स्कूलों में भेजने के हैं सर तो किराए भरने के नहीं है, किराया भरने के हैं तो बिजली का बिल भरने के नहीं है। लिहाजा मेरी उनसे हुकूमत से ये मुतालबा है कि ग्रेड 1 to 10 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं सर। ये अगर नहीं बढ़ाई जाती तो मैं समझता हूँ फिर समझ लें कि गरीब जो है वो कब्र में जाने को तैयार है सर। गुर्बत की लकीर से नीचे गरीब पहुंच चुका है। 10 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त बेआसरा हैं सर। इस वक्त जो महंगाई है उसकी 3 इकसाम है। सबसे पहली किस्म वो है जो आम महंगाई होती है, असल महंगाई जो होती है, कुदरती अवामिल हैं जिसमें एक मसनूई महंगाई है सर, जो अजनास के रेट की वजह से बढ़ा दी जाती है। मिडल मैन का उसमें रोल है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रोल है, जिसमें ब्लैक मेलिंग का रोल है। तो सर इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरी बद इंतज़ामी वाली महंगाई है, जिसमें सर पुरतयश दफातर में बराजमान हम इंतज़ामी अफसरान और एहलकारान सर अदम अदायगी में वो जो हैं अपने फ़राइज़ की अदम अदायगी की वजह से ये सरकारी इदारे जो हैं इसमें अवाम को तालीम, इलाज, तहफ़्फ़ुज़, अदल इंसाफ से फराहमी से कासिर हैं। ये अवाम को कोई भी ऐसी सहूलियात देने से कासिर हैं जिसकी वजह से फिर प्राइवेट यानी स्कूलों वाले या प्राइवेट लोग सामने आते हैं जो अवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल करते हैं और उनसे बड़े महंगे महंगे तरीके से उनके यही काम करते हैं सर। सर पाकिस्तान, रूस और अफ़गानिस्तान जो है एक नया जो स्कीम आई है सर, माल के बदले माल, मैं समझता हूँ इससे फाइनेंशियली जो ये मुआहदा हुआ है सर, तिजारती मुआहदा इन मुल्कों का, चाइना, अफ़गानिस्तान, रूस और पाकिस्तान, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, इससे डॉलर का बढ़ने का जो एक बढ़ता जा रहा है वो कम होगा सर। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है। और इसके बाद जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर जो मार्केट्स बनाई जा रही हैं उस पर से भी सर फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी मैं मुबारकबाद जो हुकूमत को देना चाहता हूँ कि हमें ये क्रेडिट देना चाहिए कि पहला जहाज़ जो रशिया का सस्ते तेल का पहुँचा है उसके लिए भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हम क्रेडिट देने में बहुत कंजूस हैं। जो सालों साल से हमारा ख्वाब था वो पूरा हुआ है। और सर ज़रूरी इजनास में और चमड़े की मसनूआत में माल के बदले माल में फ़ायदा होगा। हमें चाहिए कि इस वक्त ज़रूरी इजनास में रिलीफ दिया जाए, खाद, ज़रूरी आलात, सोलर, इसमें हुकूमत ने कुछ इकदाम उठाए भी हैं लेकिन मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है, इनको ज़्यादा किया जाए सर। सब्सिडी गोश्त पाल स्कीम में दी जाए, सोलर को बिल्कुल मुफ्त किया जाए सर, और प्राइवेट ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया जाए। इसकी स्कीमें दी हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मुल्क तरक्की करेगा। इसके अलावा सर तिजारती खसारे में कमी के लिए इकदाम उठाए जाएं। सर एक मैं बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ IMF के कर्ज़ों के बारे में। सर डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जिनकी वजह से
बहुत ज़्यादा मिकदार में वो निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुर्रा अर्ज़ का माहौलियाती तवाज़ुन तबाह होकर रह गया है। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सर पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बर्फानी ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघलने शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ सर बारिशें भी बढ़ गई हैं, सर्दी गर्मी का शेड्यूल भी चेंज हो गया है, और पाकिस्तान को इससे ये जो सैलाब आए हैं पिछली दफ़ा और इस दफ़ा भी जो एक्सपेक्टेड हैं, उससे पाकिस्तान को बेतहाशा मुआशी नुकसानात हुए हैं सर। दुनिया की तरक्की की सज़ा सर पाकिस्तान को मिल रही है। मैं सर इस नेशनल असम्बली के फोरम से, ये हमारा शायद आखिरी बजट है सर, तो इसके हवाले से मैं ये डिमांड रखना चाहता हूँ गवर्नमेंट के साथ, IMF के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ख़ास तौर पे, कि सफारतकारी से सर हम अपनी सफारतकारी के ज़रिए जारहाना रवैया अपनाते हुए आलमी बिरादरी पर यह पुरजोर मुतालबा करें सर कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के अजाला ना करने की वजह से हमें कर्ज़ों में सूद की अदायगी जो है वो हम उसके करने से कासिर हैं। और सर हम कर्ज़ों में सूद की अदायगी कर भी नहीं सकते, इसके लिए हमें इन्हें चाहिए कि ये जो मुमालिक हैं ये पाकिस्तान को हर्जाना पे करें। ये पाकिस्तान को जो मुआशी नुकसान हुआ है, हमें जब उनसे हर्जाना मांगेंगे तो कम से कम हमारा जो सूद हमने इनको देना है वो तो उससे तो हम जो कर्ज देना है उससे तो हमें रिलीफ मिल सकता है। और सर पाकिस्तान में सर ये बड़े बड़े मुमालिक जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं सर, इसमें मैं ख़ास तौर पर अपने फॉरेन मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख़ास तौर पर इसमें बाहर जो है इंटरनेशनल मुमालिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जिनकी वजह से हमें ये मिला है उनसे ये मदद तलब करें, और इससे मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी। और सर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त वो 25 से 29% है, और सर इस वक्त श्रीलंका का इंटरेस्ट रेट जो है वो 23 से 25% है, जिसको हम कहते हैं वो डिफॉल्ट कर चुका है। मैं ये कहता हूं कि जब 30% तक हमारा इंटरेस्ट रेट है, बिजनेस कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस वक्त यूनाइटेड से UAE और सऊदी अरब जो हैं सर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। मैं ये समझता हूं कि उन्हें मौका दिया जाए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का, बजाय हम उनसे कर्जे मांगें, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे ये मौका हमें उन्हें लेना चाहिए। दूसरा सर राइस जोन, कॉटन जोन और क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड बनाने की हमें ज़रूरत है, जिसके लिए मैं समझता हूँ फ्यूचर में जो हालात आ रहे हैं हम उसका मुकाबला कर सकते हैं सर। दूसरा सर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत ही ख़तरनाक काम हो रहा है, ब्रेन ड्रेन ऑफ इकोनॉमिस्ट हो रहा है सर। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कनाडा की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है सर। मैंने तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए काम किया जाए और 10 साल के लिए हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो 10 साल के लिए दिया जाए। इसके अलावा सर मैं एक दो और पॉइंट्स करना चाहता हूँ। वो ये है सर कि हमारे यहाँ, मैं अपने मुल्तान का एक्सपीरियंस बयान करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल्स जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं सर, उसमें लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइफ सेविंग जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मसलन एक्सपेंशन ऑफ इमरजेंसी, मसलन पीड्स वार्ड्स की एक्सपेंशन, मसलन सर कुछ नीकू सेंटर होते हैं, कोई पीकू सेंटर होते हैं, ऑप्थोमोलॉजी सेंटर होते हैं, कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं सर जिससे लोगों की जान इन्वॉल्व होती हैं। मसलन सर इस तरह की जब प्रपोजल्स बन के सर गवर्नमेंट में आती हैं तो गवर्नमेंट में आधी से ज़्यादा उसको हेल्थ डिपार्टमेंट वो रिजेक्ट करता है। अगर उसमें से आधी अप्रूव हो के सर फाइनेंस में जाती हैं तो उसमें से 80-90% रिजेक्ट कर दी जाती हैं। मेरा मुतालबा ये है सर कि आजकल तो चलें, सेक्रेटरी फाइनेंस जो पंजाब में बैठे हैं बहुत अच्छे बैठे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ बहुत अच्छे बैठे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले दिनों में हमने कुछ ऐसे काम करवाए हैं जो मैं समझता हूँ तारीखी काम है, जिसमें हमने बर्न सेंटर में
पीड्स का वार्ड वहाँ पे बनवा दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे वहाँ पे हैं सर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन शेरदिल साहब को। उसके अलावा सर हमने वहाँ पे ऑप्थेमोलॉजी सेंटर अप्रूव हुआ है एक, जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने लगा है। और इसके अलावा एक और है सर, वहाँ पे नीकू सेंटर अप्रूव हुआ है। और इस तरह के मंसूबे जब सुर्ख फीते की नज़र होते हैं और रह जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हमें एक अमेंडमेंट पास करनी चाहिए कि जिसके तहत लाइफ सेविंग जो प्रपोजल्स हैं उनमें जब भी रुकावट आए सर, तो उसको उसी वक्त जो है ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि लाइफ सेविंग जो आपके लाइफ सेविंग हैं उनमें कभी भी रुकावट ना डाली जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं इन हालात में एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के सूबे के लिए सर बहुत ही कोशिश की गई और हर दफ़ा जब इलेक्शन होता है जनूबी पंजाब के सूबे का नारा लगाया जाता है। सर 2008 में भी ये नारा लगाया गया और 2008 के 13 में मैं MPA था, तो उस वक्त बहावलपुर और मुल्तान सूबे की करारदाद पंजाब असम्बली से हमने पास करवाई थी। और मैं इसका सेहरा, उस वक्त तो मैं पीपल्स पार्टी में था, लेकिन मैं इसका सेहरा नून लीग को दूंगा कि उन्होंने ये पास करवाई थी। और उस पास करवाने के बाद ये सर फेडरल में आ गई, तो फेडरल में उस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो पास क्यों नहीं होने दी। मुझे दुख है इस बात का कि मुल्तान के बेटे ने मुल्तान की ही करारदाद पास नहीं की। तो सर उसके बाद जब 2013 में मैं MNA बना, तो हमने एक आवाज़ उठाई, एक डॉक्टर अख्तर है मुल्तान से, उन्होंने और मैंने मिलके हमने आवाज़ उठाई। सूबा अपना उस वक्त सूबा तो बन नहीं सकता था, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमने आवाज़ उठाई मुल्तान में और साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। सर साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बना, इस वक्त भी सेक्रेटेरिएट मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है सर कि इख्तियारात सारे के सारे पंजाब तख्त पंजाब के पास हैं। एक अमेंडमेंट मंजूर हुई जिस अमेंडमेंट में इख्तियारात दिए जाने थे पंजाब के साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज को, लेकिन उन्हें B क्लास सेक्रेटरी बना के बिठा दिया गया। मैं आज तो इंटरम गवर्नमेंट है, तो मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, एक तो इख्तियारात जो हैं वो उसके दिए जाएं साउथ पंजाब को, और दूसरा मैं ये मुतालबा करता हूँ कि सूबे के लिए साउथ पंजाब के लिए कोई ऐसा प्लानिंग की जाए और उसको अपने मंशूर में रखा जाए कि जिससे जब भी 2/3 मेजॉरिटी हो। आज इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, कुछ कुव्वतें इसको नारे के तौर पे आगे लाना चाहेंगी। ये वो कुव्वतें हैं जो खुद वजीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने वो सूबा नहीं बनवाया। आज वजीर आज़म नहीं है, अगले इलेक्शन लड़ने के लिए वो नारे के तौर पे इसको लाने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमें नारों से तंग आ गए हैं। जिस तरह हमने वहां पे सेक्रेटेरिएट बनवाया है और सेक्रेटेरिएट में अब इख्तियारात के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, तो इसीलिए हमने प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया है। इसी हवाले से मैं मुतालबा करता हूं आज की हुकूमत से कि साउथ पंजाब सूबे के लिए इकदामात उठाए जाएं और जो बजट इस वक्त मंजूर हुआ है उस बजट में साउथ पंजाब के लिए जो जो मंसूबे हैं और जिनके लिए पैसा रखा गया है उनको फिलफौर सारा एलोकेट किया जाए, ताकि आपकी हुकूमत के जितने महीने हैं उसमें साउथ पंजाब की जितनी बेहतरी हो सके वो बेहतरी की जाए। और सर आखिर में मैं सर सिर्फ एक बात करना चाहता हूं सर कि इस वक्त एक मैसेज देना चाहता हूं सर मैं अपनी पाकिस्तान की कौम के नौजवान को। सर ये मैसेज अपनी हर स्पीच में जब मैं हल्के में जाता हूँ, आजकल माशाल्लाह बहुत सारी शमूलियतें भी हो रही हैं, तो मैं हल्के में ये मैसेज ज़रूर देता हूँ कि जब हम सुबह से शाम को घर जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो हम बड़े पुरसकून बैठे होते हैं, बड़े बाअमन व अमान बैठे होते हैं। हमारे इस मुल्क में एक ऐसा इदारा भी है, एक ऐसे लोग भी हैं, जब उनकी शादी होती है तो तीसरे दिन उन्हें बुलावा आ जाता है कि आइए कोई इंसर्जेंसी हुई है तो फौरन सरहद पे पहुंचे। वो सर सरहद पे जानते हैं गोलियों की बौछार वहां पे तैयार होती है, अपने सीने पे वो गोलियों की बौछार झीलते हैं
और सर शाम को उस नई नवेली दुल्हन के पास वो दूल्हा नहीं आता, उस दूल्हे की शहादत भरी लाश आती है। सर ये वो लोग हैं जो अपनी जानें दे के हमें सुकून की नींद देते हैं। आज सर हमारे वो नौजवान जिन्हें हमने पढ़ा के, जिन्हें हमने काबिल बना के जवान किया है, और वो आज उनको गालियां दे रहे हैं। सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो भी है वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि 9 मई को क्या हालात थे, क्या साजिश थी। लेकिन सर आपके हवाले से एक मैसेज मैं मीडिया को भी देना चाहता हूं। सर मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो इनका एक नजरिया था, जो इनका एक उसको इन्होंने इतना ज्यादा उछाला कि वो समझी, हमारी नौजवान नस्ल समझी कि शायद हमारे लिए बेहतरी यही है। आज नौजवान नस्ल ने उसको अपना लिया है। जिस तरह वो इन इदारों को गालियां देते हैं, ऐसे लगता है कि ये अगली नस्ल कहीं इंडिया से तो उठ के नहीं आ गई। ये बहुत ही खतरनाक चीज है सर। अगर इसको ना रोका गया तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे एटम बम को रोल बैक करने की साजिश ही ना हो जाए। मैं सर मुतालबा करता हूं कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि जिस तरह ये, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अगले दिन मैं एक फौज के ब्रिगेडियर के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और जो मेरा 1 बेटा है वो इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटी दे रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त जो फौज के बड़े अफसर हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो मेरे कुलीग हैं। अगर मैं एक दफा उन्हें रिक्वेस्ट करूं तो मेरे बच्चे को वो नॉर्थ वजीरिस्तान से पंजाब में बुला लेंगे। लेकिन सर वो अजीम आदमी ये कहता है कि मैंने 5 बेटियों के 1 बेटे को नहीं बुलाया और 2 दफा उसके ऊपर खुद कुछ हमला हो चुका है। सर बताएं ये कैसे लोग हैं जो अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं सर जो एक दिन हमला करता है इंडिया का जहाज, उसी दिन गिरा के हमारा सर फखर से बुलंद कर देते हैं। ये और बात है कि हमारा वजीर आजम सौदेबाजी करके वो पायलट डर की वजह से उनके हवाले कर दे। दुख है हमें इस बात पे सर, क्या जरूरत थी? मेरा सवाल यह है, इन कुर्बानी देने वाले इन जर्नैलों को, इन सिपाहियों को आज क्यों बुरा भला कहा जा रहा है? इस नस्ल को कौन तरबियत कर रहा है? इस नस्ल को कौन समझा रहा है? सर खुदारा इसका तदारुक आज करें। यह ना हो कि एटम बम हमारे हाथ से जाता रहे और हम इंडिया के गुलाम हो जाएं और फिर बनिए के कर्जों और सूद के नीचे हाथ दब जाएं। मैं सर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमें मिन हैसुल कौम सर अपने लिए जो जान देते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए सर। और ये इज्जत जो है, मैं समझता हूं हमारी कौम, जो कौम अपने कुर्बानी देने वालों की इज्जत नहीं करती, उस कौम का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाता है। मैं सर बस आखिरी अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूं। आपने मुझे काफ़ी टाइम दिया है। आखिर में सर फिर मेरी वही पहले वाली बात करके मैं इसे कंक्लूड करता हूं कि सर इस दफ़ा जो बजट आया है सर, ये बहुत ही मिसाली बजट है और मेरी दुआ है कि जितनी आगे भी जब हुकूमत आए वो भी ऐसा ही बजट पेश करे और ये अवाम के मफाद में बेहतरीन बजट है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि एक नया जो अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और आपका चाइना और ये सारा सिलसिला और सऊदी अरब, शायद ये उसी की तरफ से अल्लाह की हम पे रहमत है कि एक बहुत अच्छा बजट हमें मिला है। और इसमें मेरी आखिरी ये जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मेरा जो गरीब है, हम सब का गरीब है सर, अगर गरीब नहीं बचेगा तो हमें वोट दे के यहाँ भेजने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं अगर अहमद हुसैन डेढ़ खड़ा हूं ना सर, मैं उस गरीब की वजह से खड़ा हूं सर, जो गरीब इस वक्त भूख से मर रहा है। सर ये BISP जो है इसके दोबारा सर्वे करवाएं। BISP के तहत जो असल गरीब है अभी भी उसको चीज नहीं मिल रही। और सर ये जो लैपटॉप आप दे रहे हैं, मेरा ये मुतालबा है कि ये लैपटॉप भी BISP के जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएं, उनके जो बच्चे हैं पढ़े लिखे उनको दिए जाएं, बेशक मेरिट पे दें। लेकिन सर ये जो अमीरों को आप देते हैं उनके पास पहले 3-3 लैपटॉप हैं। जो गरीब है सर उसके पास लैपटॉप नहीं है। अगर आप उसको लैपटॉप गरीब को दे देंगे, वो नहीं तो सेल्फ फाइनेंसिंग से लाखों रुपए कमा सकता है।
और मेरा मुतालबा है वजीर आजम से कि ये लैपटॉप जो दे रहे हैं ये BISP के लोगों को दें, जो जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको दें, क्योंकि वो लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, बाकी सब अमीरों के पास लैपटॉप है। सब वाइंड अप करेंगे। मैं सर आखिर में फिर ये चाहता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और गरीब को 2018 वाला आटे दाल घी चीनी का रेट दिया जाए, डेवलपमेंट के पैसों पे कट लगा के गरीब के लिए और सिर्फ गरीब के लिए सोचा जाए, क्योंकि अगर मैं वो गरीब हूं और मैं मर रहा हूं तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा, ना कोई हुक्मरान, ना कोई सर वजीर, ना कोई वकील, हमें सिर्फ वो अच्छा लगेगा शुक्रिया जी, जो हमें शुक्रिया जी, सुख। शुक्रिया।